तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए रेगुलरली इम्पोर्टेंट लेक्चर्स पर वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। और हाँ, साथ में ये मेरी जो लेक्चर्स हैं वो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएमएस, इन सभी कोर्सेज के लिए जिनके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, उन सब के लिए भी ये वीडियोस इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो इसी दौरान मैंने एक न्यू सीरीज शुरू करी थी जिसका नाम है न्यूरॉन सीरीज। उस न्यूरॉन सीरीज में कई सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड मैं लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। नर्वस सिस्टम की इस समय सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में क्लास शुरू करेंगे। अपने आप को कमजोर मानना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। स्टूडेंट याद रखना कि आप कमजोर नहीं हो, आप एक योद्धा हो। जिस प्रकार योद्धा को ये पता नहीं होता कि युद्ध में मैं जीतूंगा या हारूंगा, ठीक उसी प्रकार आपको भी नहीं पता कि आप एग्जाम में फाइट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन आपको अपने आप को मजबूत मानकर, कमजोर ना मानकर मजबूत मानना है और मजबूती के साथ में किसी भी एग्जाम को फोड़ देना है। ठीक है, तो इसी मजबूती के साथ में आज हम क्लास को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। फर्स्टली हम जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ सीएनएस। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखिए कि स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सीएनएस। जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हमने कितने में डिवाइड किया था? हमने डिवाइड किया था 3 पोर्शन में। कितने में डिवाइड किया गया था? 3 पोर्शन में नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया था। एक था सबसे पहला सीएनएस। सबसे पहले हमने किस में डिवाइड किया था नर्वस सिस्टम को? सबसे पहले डिवाइड किया था हमने सीएनएस में। ठीक है, दूसरा किया था डिवीजन इसका एएनएस और तीसरा डिवीजन किया था पीएनएस। भाई नर्वस सिस्टम को 3 तरह से डिवाइड किया गया है, सीएनएस, एएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस का मतलब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसमें से जो सीएनएस था, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते थे। क्या आते थे? सीएनएस के अंदर एक तो ब्रेन आता था और एक स्पाइनल कॉर्ड आती थी। यहां तक क्लियर हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही ऑर्गन किस में आते हैं? सीएनएस में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एएनएस के अंदर क्या आते हैं? एएनएस के अंदर स्टिमुलेशंस आते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। एक पैरासिम्पैथेटिक, 2 तरह के स्टिमुलेशन आते हैं। उसके अलावा जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर आती हैं नर्व्स। उसके अंदर क्या आती है बेटा? नर्व्स आती हैं। और ये नर्व 2 तरीके की होती हैं, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल। 2 तरीके की नर्व आती हैं, एक क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। इतना क्लियर हो गया? स्पाइनल नर्व के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी दूंगा। यहां तक आपको क्लियर हैं चीजें? तो इसीलिए मैंने सामने लिखा हुआ है कि इट इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सीएनएस। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ये सीएनएस का पार्ट है। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है। सेकंड पॉइंट जो आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में याद रखना है वो क्या याद रखना है? इट इज द मेन पाथवे टू कनेक्टिंग पीएनएस टू ब्रेन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है? कि ये पीएनएस और ब्रेन, यानी पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? ये दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे ऊपर आप डायग्राम में देखिए, जैसे ये क्या बना दिया मैंने? ब्रेन। और ब्रेन से नीचे की तरफ क्या जुड़ा हुआ रहता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है। ब्रेन से नीचे की तरफ क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। ये हो गया, इसे मान लीजिए आप ब्रेन है, और ये नीचे की तरफ ये क्या जुड़ी हुई है? ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ये यहाँ पर इस जगह ये जुड़ी हुई है। इस पोर्शन का नाम है मेडुला। क्या नाम है इस पोर्शन का? मेडुला ऑब्लंगेटा। इस पोर्शन का नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ब्रेन स्टेम के मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ अगर हम देखें
अगर स्पाइनल कॉर्ड को हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ये L1 और L2 वर्टिब्रा पर जाकर के खत्म होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां से कहां तक है, ये ब्रेन के मेडुला ऑबलंगेटा से लेकर के L1 L2 वर्टिब्रा के सामने तक ये एक्सटेंडेड होती है, पाई जाती है। और साथ में इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व भी इमर्ज होती हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है बेटा, नर्व्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नर्व्स, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं इनको, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। यही नर्व पेरिफेरल सिस्टम के अंदर, मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये नर्व्स आती हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को, भाई ब्रेन का पार्ट था मेडुला, ब्रेन का पार्ट था मेडुला, और स्पाइनल जो नर्व थी, स्पाइनल जो नर्व थी वो स्पाइनल नर्व पीएनएस का पार्ट है। तो ये दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम एज ए पाथवे ये कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, या ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंट में भी बताया था कि ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होती है, ये मेडुला ऑबलंगेटा से लेकर, कहां से, मेडुला ऑबलंगेटा से लेकर और ये L1 L2 वर्टिब्रा तक एक्सटेंडेड होती है। कहां से कहां तक एक्सटेंडेड होती है ये मेडुला ऑबलंगेटा से लेकर L1 और L2 वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंडेड होती है। क्लियर हो गया। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता हो कि ये वर्टिब्रा क्या होते हैं। तो सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रल कॉलम है, एक्चुअल में ये वर्टिब्रल कॉलम है। ऐसे कई सारे, लगभग कितने, 33 कॉलम से, लगभग 33, टोटल 33 कॉलम से मिलकर के पूरी की पूरी ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है, जो सामने नीचे आपको दिख रहा होगा, जिसे हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ये क्या है यहाँ पर, ये बैकबोन है। क्या है ये, बैकबोन। जो बैकबोन है वो टोटल कितने, टोटल 33 वर्टिब्रा से मिलकर के बना हुआ है। बैकबोन कितने वर्टिब्रा से मिलकर के बना हुआ है, 33 वर्टिब्रा से। तो उन्हीं 33 वर्टिब्रा में से आते हैं लंबर वर्टिब्रा। जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लंबर वर्टिब्रा हैं वो कितने हैं, टोटल 5 हैं, जिसमें से L1 और L2 तक, जिसमें से L1 और L2 वर्टिब्रा तक, मेडुला से लेकर ये L1 L2 वर्टिब्रा तक स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है। क्लियर हो गया। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ये वर्टिब्रल कॉलम्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव करते हैं। देखिए कैसे, आपको ये स्पेस बीच में दिख रहा हो, ये वर्टिब्रा दिख रहा है, ये वर्टिब्रा के बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा होगा। ये वाला जो स्पेस है वर्टिब्रा के बीच में, इस स्पेस को हम बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। क्या बोलते हैं इसे, इस स्पेस को बोलते हैं हम वर्टिब्रल फोरामेन। क्लियर हो गया। इस स्पेस का नाम क्या है, वर्टिब्रल फोरामेन। तो ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है, इसी में से होकर के स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। इन्हीं वर्टिब्रल फोरामेन में से होकर के स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, और चारों तरफ ये बोन्स का प्रोटेक्शन होता है। ये जो बोन्स का प्रोटेक्शन है, ये चारों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या करता है, ये चारों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए बोला है कि ये वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है। भाई सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के दोनों ही बहुत ही डेलिकेटेड स्ट्रक्चर हैं। अगर इनके अंदर कोई भी कैसा भी डैमेज हो गया, अगर इनके अंदर कोई भी कैसा भी छोटा सा भी अगर डैमेज हो गया, तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना, नर्वस टिश्यू, वो नर्वस टिश्यू कभी भी दोबारा से रीजनरेट नहीं करते। क्या नहीं करते, रीजनरेट नहीं करते। लिख लेना, ये क्वेश्चन है। नर्वस टिश्यू कभी भी दोबारा से रीजनरेट नहीं करते। ठीक है, दोबारा से ये सेल ग्रोथ इनकी नहीं करती है, ये दोबारा से नहीं बनते हैं, याद रहेगा। ठीक है, ये रीजनरेट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। और साइड में जो आप डायग्राम देख रहे होंगे, साइड में जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये काय का डायग्राम है, ये है स्पाइनल कॉर्ड का। जो साइड में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये काय का डायग्राम है, पूरा पूरा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो होती है 45 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर या 18 इंच। याद रखिएगा, अगर इंच में क्वेश्चन आता है, अगर इंच में क्वेश्चन आता है तो अगर मेल में पूछेगा, मेल में पूछेगा तो 18 इंच आंसर आएगा, और अगर फीमेल में पूछेगा, फीमेल में पूछेगा तो 17 इंचेस का आंसर आएगा। ठीक है, मेल में 18 और फीमेल में 17 इंचेस की
लेंथ होती है। उसके बाद में इसकी विड्थ की बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 1.25 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। इसके वेट की बात करें तो 30 ग्राम इसका वेट होता है। स्पाइनल कॉर्ड का वेट कितना होता है? 30 ग्राम का होता है। और इसकी शेप होती है ओवॉइड। शेप किसकी होती है? ये शेप कैसी होती है इसकी? ओवॉइड होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो है इसके सेगमेंट। स्टूडेंट, हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो, लेकिन वीडियो को साथ साथ में आप शेयर करिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से एक सवाल आना तय है और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करते रहिए और मिनी अटेम्प्ट को इसी तरह से प्यार दीजिए जिस तरह से आप मिनी अटेम्प्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इससे हमें भी कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, आपको ढंग से पढ़ाने का और अच्छे मेहनत करने का हौसला मिलता है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 5 सेगमेंट्स की। भाई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेटा अलग अलग सेगमेंट्स हैं। टोटली अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था कि जो वर्टिब्रा थे, टोटल हमने क्या देखा था? जो वर्टिब्रा थे वो 5 टाइप के थे। कितने टाइप के थे? 5 टाइप के थे, जिनमें से सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकेक्सियल थे। तो उन्हीं के नाम पर ये सेगमेंट रखे हुए हैं। ये 5 सेगमेंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सबसे पहले नंबर पे है सर्वाइकल सेगमेंट, दूसरे नंबर पे आता है थोरेसिक, तीसरे पे आता है लंबर, फोर्थ पे आता है सैक्रल और फिफ्थ पे आता है कोकेक्सियल सेगमेंट। ये सभी के सभी पांचों के पांचों सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रा के नाम पर ही रखे गए हैं। तो जिसको वर्टिब्रा याद है उसको सारे ये इजीली सेगमेंट याद हो जाएंगे। अच्छा, ये सेगमेंट यहाँ पे क्यों हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये सेगमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सेगमेंट से ही 31 पेयर, याद रखना, 31 पेयर स्पाइनल नर्व निकलती हैं। तो ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन बन गया क्या कि स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व? तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती हैं, सिंगल नहीं होती, ध्यान रखना, हमेशा पेयर में होती हैं। तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती हैं जो कि 5 सेगमेंट से ये निकलती हैं। आपके सामने ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है ये सेगमेंट को बता रहा है। इसमें सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है सर्वाइकल सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट आप देख रहे होंगे ये है थोरेसिक, तीसरा सेगमेंट है लंबर, फोर्थ है सैक्रल और फिफ्थ है कोकेक्सियल। ये सभी क्या हैं? सेगमेंट हैं। सभी के सभी क्या हैं? सेगमेंट हैं, जिनमें से आप साइड में देख रहे होंगे ये सभी की सभी ये नर्व निकली हुई हैं। इन्हीं सेगमेंट में से ये नर्व ओरिजिनेट हो रही हैं। और ये क्या है अपना? ये क्या है? ब्रेन। क्या है ये? ब्रेन। क्लियर हो गया? ये भी किसका पार्ट है? CNS का पार्ट है। ठीक है? चलिए उसके बाद में बात करते हैं जो भी मैंने अभी आपको बताया कि इन सेगमेंट से 31 पेयर, कितने? 31 पेयर नर्व निकलती हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? हाईलाइट कर लीजिए इसको, यानी इसको लिख लीजिए कि हाउ मेनी पेयर, क्वेश्चन आ सकता है। तो 31 पेयर नर्व होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। कितनी होती है? 31 पेयर, याद रहेगा। तो कैसे कैसे हैं 31? तो सर्वाइकल नर्व जो होती हैं वो 8 पेयर्स होते हैं, ध्यान रखना। सर्वाइकल नर्व के कितने पेयर होते हैं? 8 पेयर होते हैं। थोरेसिक नर्व्स के पेयर कितने होते हैं? 12 होते हैं। लंबर नर्व के पेयर कितने होते हैं? 5 होते हैं। सैक्रल के कितने होते हैं? इसके भी 5 होते हैं। और कोकेक्सियल नर्व के पेयर होते हैं 1। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो वर्टिब्रा होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट है, बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। कि जैसे जो वर्टिब्रा है ना, उनकी संख्या देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल 33 वर्टिब्रा थे। कैसे थे? कि सर्वाइकल में होते हैं 7, थोरेसिक में होते हैं 12, लंबर में होते हैं 5, सैक्रल में होते हैं 5, उसके अलावा जो कोकेक्सियल है उसमें होते हैं 4। इस तरीके से टोटल वर्टिब्रा होते हैं 33। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आपने क्या देखा कि यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा तो 7 होते हैं लेकिन नर्व होती हैं 8 पेयर नर्व होती हैं। थोरेसिक 12 पेयर होते हैं, लंबर 5 पेयर हैं, सैक्रल 5 पेयर हैं। यानी थोरेसिक, लंबर और सैक्रल सेम एज वर्टिब्रा हैं, नंबर इनके सेम एज वर्टिब्रा है। अंतर इतना है कि वर्टिब्रा सिंगल हैं, ये पेयर हैं। लेकिन यहाँ कोकेक्सियल में देखें तो कोकेक्सियल वर्टिब्रा 4 होते हैं लेकिन कोकेक्सियल नर्व का जो पेयर है वो सिंगल होता है, याद रखना, सिंगल पेयर होता है। और एक इंफॉर्मेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, ये क्वेश्चन है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। पूछा जाता है कि सभी नर्व जो 31 पेयर नर्व निकल रही हैं वो प्लेक्सस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्लेक्सस बनाती हैं, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्लेक्सस हैं वो कौन सी नर्व नहीं बनाती?
या कौन सी पेयर नर्व प्लेक्सस में हिस्सा नहीं लेती? तो याद रखना कि जो थोरेसिक नर्व हैं, जो थोरेसिक नर्व हैं वो किसी भी प्लेक्सस में हिस्सा नहीं लेती। थोरेसिक नर्व किसी भी प्लेक्सस में हिस्सा नहीं लेती हैं। बस जो T1 है, कौन सा T1 है, वो ब्रेकियल प्लेक्सस में हिस्सा लेती है। कौन से में? ब्रेकियल प्लेक्सस में। ठीक है, याद रखना T1 ब्रेकियल प्लेक्सस में हिस्सा लेती है, बाकी की सभी कोई भी किसी भी प्लेक्सस में हिस्सा नहीं लेती। प्लेक्सस का मतलब ग्रुप ऑफ नर्व, नर्व्स का ग्रुप जहां से अलग अलग नर्व आगे निकलती है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में बात आती है कवरिंग्स की, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स की। तो स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस से कवर होती है। याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग्स है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंजेस बोलते हैं। ये जो मेनिंजेस होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड पर ही होती हैं। ये जो मेनिंजेस हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ही, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ही ये कवर करके रखती हैं। या हम इन शॉर्ट बोलें तो सीएनएस पूरे कंप्लीट सीएनएस पर ये मेनिंजेस कवर करके रखती हैं। और ये जो मेनिंजेस होती हैं ये टोटल 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सबसे पहली मेनिंजेस का नाम है ड्यूरामेटर। दूसरे नंबर पे जो मिडिल है भाई, जो ड्यूरामेटर है वो है आउटर। याद रखिएगा, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। और आर्किनोइड मैटर दूसरी होती है जो कि ये मिडिल है। याद रखना, ये मिडिल लेयर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पायामेटर की बात करें तो ये पायामेटर होती है इनर लेयर। पायामेटर कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। क्लियर हो गया? ड्यूरामेटर आउटर लेयर, आर्किनोइड मैटर मिडिल लेयर और पायामेटर इनर लेयर। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इन पर सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सी आउटर है, कौन सी मिडिल है और कौन सी इनर है। यहां तक क्लियर हो गया? अभी यहां पर मैंने नीचे दिखाया आपको सब ड्यूरल स्पेस और सब आर्किनोइड स्पेस। ये बड़ी ही जरूरी चीज है आपको जानने के लिए कि सब ड्यूरल स्पेस और सब आर्किनोइड स्पेस क्या होता है। तो देखिए, सब ड्यूरल स्पेस, सब मींस नीचे, ड्यूरल स्पेस यानी ऐसा स्पेस जो ड्यूरामेटर के नीचे है। तो ड्यूरामेटर के नीचे क्या है? आर्किनोइड मैटर। तो जो स्पेस, याद रखना, जो स्पेस ड्यूरामेटर और आर्किनोइड मैटर के बीच में हो, तो द स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड आर्किनोइड मैटर, ड्यूरामेटर और आर्किनोइड मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं इस स्पेस को? सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा स्पेस है सब आर्किनोइड। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सब आर्किनोइड स्पेस कौन सा है? द स्पेस बिटवीन आर्किनोइड मैटर, शॉर्ट में लिख देता हूं, आर्किनोइड मैटर एंड पायामेटर। तो आर्किनोइड मैटर और पायामेटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जो गैप पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सब आर्किनोइड स्पेस। ये सब आर्किनोइड स्पेस बड़ा ही जरूरी है, आगे आएगा। आगे आप डायग्राम में देखिए, अगर हम डायग्राम देखें, कट सेक्शन देखें तो आपको देखो सामने दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है, ये इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल। ये क्या है? ये वर्टिब्रल कैनाल है। इन वर्टिब्रल कैनाल के जस्ट बाद जब हम जाएंगे तो ये इधर ये वाला जो पोर्शन है, ये जस्ट ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एपिड्यूरल स्पेस। इस पोर्शन का नाम क्या है? इस पोर्शन का नाम है एपिड्यूरल स्पेस। ये वाला जो पोर्शन है, ये इस स्पेस को हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन में करना चाहूंगा कि जो एपिड्यूरल स्पेस होता है ना, वो एपिड्यूरल स्पेस एक तो एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है, एक एडिपोज टिश्यू होते हैं इसके अंदर, और साथ में यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको स्टार बना के लिखनी है कि इस एपिड्यूरल स्पेस में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसमें हम क्या देते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं। याद रहेगा, एपिड्यूरल स्पेस में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। देन उसके बाद में अगला स्पेस जो कि आपको जस्ट एपिड्यूरल स्पेस के नीचे आएगा, तो सीधी हम कहां पहुंचेंगे? एपिड्यूरल स्पेस के बाद में ड्यूरामेटर पर। कहां पहुंचेंगे? ड्यूरामेटर पर। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लेयर है इसका नाम है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद में सेकंड जो लेयर आती है वो है आर्किनोइड मैटर। जो सेकंड लेयर है वो है आर्किनोइड मैटर। उसके बाद में दूसरी आती है आर्किनोइड मैटर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। उसके अलावा अगली जो लेयर है, अगली लेयर है पायामेटर, इनर लेयर है पायामेटर। तो
आर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस था उसे हम बोल रहे थे सब आर्किनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं इसे? सब आर्किनॉइड स्पेस। और जो ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड मैटर के बीच में है उसे हम बोल रहे हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं इस स्पेस को? सब ड्यूरल स्पेस। इतना क्लियर हो गया? तो ये था कट सेक्शन, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्पेस दिखाने की कोशिश की है। चलिए उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सब आर्किनॉइड स्पेस होता है, कौन सा सब आर्किनॉइड स्पेस होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है CSF, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और CNS बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ये CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है और साथ में जितनी भी रिक्वायरमेंट CNS की हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन को लेकर हो, चाहे वो अदर रिक्वायरमेंट हो, उन सभी को, चाहे रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो, उन सबको ये CSF कंप्लीट करता है। यहाँ पर CSF का जो कलेक्शन है, याद रखिएगा, जो CSF का कलेक्शन है वो हम करते हैं L2, L3 एंड L3, L4 स्पेस से। कहाँ से करते हैं हम? L2, L3 और L4 स्पेस से। कैसे? ये देखिए, ये इधर की तरफ डायग्राम में आप देखिए, ये कौन सा स्पेस है, ये कौन सी जगह है? ये L2 है। ये कौन सा वर्टिब्रा है? ये L2 वर्टिब्रा है। और ये वाला जो वर्टिब्रा है ये L3 हो गया और ये L4 है। तो इनके बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में जो सब आर्किनॉइड स्पेस है, उसमें हम एक निडल इंसर्ट करेंगे। ये आप निडल देख सकते हैं, ये हम एक निडल इंसर्ट करेंगे और उस निडल के थ्रू कलेक्शन करेंगे। निडल के थ्रू क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे CSF का। किसका कलेक्शन करेंगे? CSF का। तो ये जो कलेक्शन करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है, इस प्रोसीजर का नाम है लंबर पंचर। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लंबर पंचर। क्या बोलते हैं? लंबर पंचर। याद रखिएगा। और ये लंबर पंचर जो प्रोसीजर है वो L2, L3 या L3, L4 के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम CSF को कलेक्ट करना होता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, क्लियर हो गया। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम CSF का कलेक्शन करते हैं। और एक चीज कि जो सब आर्किनॉइड स्पेस है, इस स्पेस में ही हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। सब आर्किनॉइड स्पेस के अंदर ही हम क्या देंगे? हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? स्पाइनल, ठीक है। ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो पेशेंट को सर्जरी के लिए यूज करते हैं हम। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इनलार्जमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बात करेंगे हम। इनलार्जमेंट्स की, स्पाइनल कॉर्ड के इनलार्जमेंट की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में 2 इनलार्जमेंट होते हैं। कितने इनलार्जमेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? 2 इनलार्जमेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो जो पहला इनलार्जमेंट है उसका नाम है सर्वाइकल इनलार्जमेंट। पहला इनलार्जमेंट कौन सा है? सर्वाइकल। और दूसरा है लंबर। इनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए कि जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड 2 जगह से, कितनी जगह से? स्पाइनल कॉर्ड 2 स्पेस से या 2 जगह से थोड़ी सी बल्ज होती है या थोड़ी सी उभरी हुई होती है ना। 2 जगह से ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है। ये थोड़ा ज़्यादा बन गया पर कोई नहीं, थोड़ी सी उभरी हुई होती है। उस जगह को हम बोलते हैं इनलार्जमेंट। तो पहला इनलार्जमेंट जो होगा वो होगा सर्वाइकल इनलार्जमेंट और जो दूसरा होता है वो होता है लंबर इनलार्जमेंट। बात आती है लंबर और सर्वाइकल इनलार्जमेंट होते कहाँ हैं? तो ये याद रखिएगा, C4 से लेकर के T1 तक, यानी सर्वाइकल नंबर 4 से लेकर के T1 वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंडेड होता है और ये अपर लिम्ब की मसल्स को सप्लाई करता है। ये याद रखना, अपर लिम्ब की मसल को सप्लाई करता है। ऐसे ही जो लंबर है वो L2 से लेकर के S3 तक ये एक्सटेंड होता है। मतलब लंबर वर्टिब्रा नंबर 2 से लेकर के सेक्रल वर्टिब्रा 3 तक ये एक्सटेंडेड होता है। इतना क्लियर हो गया। और ये लोअर लिम्ब की सप्लाई देता है। किसकी सप्लाई देता है? लोअर लिम्ब की। अगर इन केस अगर लंबर इनलार्जमेंट किसी पेशेंट का डैमेज हो गया तो ये समझ लीजिए कि जो लोअर लिम्ब है उसके फंक्शन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये थे सर्वाइकल इनलार्जमेंट। अब बात आती है स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि स्पाइनल कॉर्ड L1 वर्टिब्रा तक, कहाँ? L1 वर्टिब्रा पर एंड होती है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ एंड होती है? ये L1 वर्टिब्रा पर एंड होती है। इसका एंड पॉइंट कहाँ है? L1 वर्टिब्रा या
L2 वर्टिब्रा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। शुरुआत कहाँ से हो रही थी इसकी? ये हो रही थी मेडुला ऑब्लंगेटा से। ठीक है, तो अगर आप साइड में डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे आप देखो तो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, या ये जो पोर्शन है क्यूब जैसा है, इसलिए इस पोर्शन को हम कोनस मेडुलरिस के नाम से जानते हैं। सॉरी, क्यूब नहीं, कोन शेप का। ये किस शेप का है? सॉरी, कोन शेप का है। ठीक है, कौन सी शेप है यहाँ पर? ये कोन शेप का होता है, कोन शेप। तो कोन शेप का होने की वजह से ये कोनस मेडुलरिस इसका नाम रखा गया, और ये L1 और L2 लेवल पर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको हम कोना मेडुलरिस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये इसका एंड पॉइंट है। क्या है? ये इसका एंड पॉइंट है। उसके बाद स्ट्रक्चर में अगली बात आती है कॉडा एक्युना। अगली बात क्या आती है? ये कॉडा एक्युना। ये कॉडा एक्युना क्या है? ये स्पाइनल नर्व्स का कलेक्शन है जो कि एंड पर ही होता है। ये स्पाइनल नर्व का क्या है? स्पाइनल नर्व्स का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी L1 और L2 स्पेस के पास होगा, जहां पर ये एंड होती है, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, उसी जगह ये हॉर्स टेल की तरह रिजेंबल करता है और उसी जगह ये प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम में अगर गौर से देखें तो L1 के पास में, इधर L1 के पास में ये नर्वों का क्या हो रहा है? नर्वों का एक प्लेक्सस टाइप का बन रहा है, या हम कह सकते हैं ये नर्व कई सारी यहाँ से निकल रही हैं, जैसे हॉर्स की टेल में होता है, सेम उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर एंड हो रही है, कोना मेडुलरिस के बाद में जहाँ पर कई सारी स्पाइनल नर्व निकल रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं, देन वहाँ से इमर्ज हो रही हैं, तो उसे हम उस स्थान को, उस जगह को हम बोलते हैं कॉडा एक्युना, जो कि हॉर्स टेल से रिजेंबल करता है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में बात आती है स्पाइनल कॉर्ड में जो व्हाइट मैटर होता है। याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड में जो व्हाइट मैटर है वो हमेशा आउटसाइड में प्रेजेंट होगा। किधर प्रेजेंट होगा? आउटसाइड में, बाहर की तरफ। और ग्रे मैटर जो होगा वो इनसाइड की तरफ प्रेजेंट होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है? व्हाइट मैटर, और ये क्या है? ग्रे मैटर, जो कि अंदर की तरफ है। ये ग्रे मैटर अंदर है और व्हाइट मैटर बाहर है। लेकिन ब्रेन में ये उल्टा होता है, ध्यान रखना। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है ना, व्हाइट मैटर जो होगा वो इनसाइड होता है, ध्यान रखना, इनसाइड, अंदर की तरफ होता है। और जो ग्रे मैटर है वो आउटसाइड में पाया जाता है, आउटसाइड में, बाहर की तरफ होता है। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, उसके बाद में बात आती है कि इसका जो ग्रे मैटर है ना, ये एच शेप का होता है। इसका जो ग्रे मैटर है, आप सामने देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम में आप देख रहे होंगे, एच शेप का होता है ग्रे मैटर। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते हैं कि द ग्रे मैटर, द शेप ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वो एच शेप का होता है। किस शेप का होता है? एच शेप का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही ये जो एच शेप का ये जो एस शेप का ग्रे मैटर है, उसमें आप देखिए तो इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न आपको देखने को मिलेंगे, या इनको हम डोर्सल या वेंट्रल हॉर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न के नाम से। तो जो डोर्सल हॉर्न होता है ना, ये जो डोर्सल हॉर्न होते हैं, ये दोनों के दोनों ये डोर्सल हॉर्न है। इन डोर्सल हॉर्न से कनेक्ट होती हैं सेंसरी न्यूरॉन। कौन से? सेंसरी न्यूरॉन, याद रखना। इससे कौन कनेक्ट होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं। बात आती है सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो किसी भी सेंसेशन को बॉडी से ब्रेन तक लेकर के आते हैं। कहां तक लेकर आते हैं? बॉडी से ब्रेन तक, या विसरा से, कहां से? विसरा से ब्रेन तक लेकर के जाने वाले जितने भी सेंसेस हैं, या जो भी नर्व बॉडी या विसरा से लेकर के सेंसेशंस को जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व। वो सेंसरी नर्व सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर के बनी हुई है। क्लियर हो गया? बॉडी से ब्रेन की तरफ, ध्यान रखना, सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से ब्रेन की तरफ नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद यदि हम वेंट्रल हॉर्न की बात करें तो ये आपको दिख रहे होंगे 3 और 4 नंबर पे जो मैंने लिखा है, ये वेंट्रल हॉर्न है। इनके अंदर कौन से इनके अंदर कौन सी नर्व पाई जाती हैं? इनके अंदर पाई जाते हैं मोटर न्यूरॉन। कौन से? मोटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन है वो हमेशा ब्रेन से कमांड को लेकर के बॉडी तक जाते हैं, या बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर के जाते हैं। याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन का काम है ब्रेन से कमांड को, ब्रेन से आई हुई जो कमांड है उनको बॉडी तक पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने टच किया, अपने आप को टच किया तो मुझे पता लगा, ब्रेन में पता लगा, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से।
सेंसरी नर्व की वजह से। जैसे ही टच किया मैंने, फट से हाथ हटा लिया, टच करते ही मैंने हटा लिया, तो ये जो हटाने का सेंसेशन आया या हटाने के लिए जो मैंने कमांड ओबे की, वो किसकी वजह से की? मोटर न्यूरॉन की वजह से या मोटर नर्व की वजह से। तो मोटर नर्व की वजह से ब्रेन ने मुझे क्या दिया? मैसेज दिया, जिससे हाथ की मसल या हैंड की मसल एक्टिवेट हुई और ये मैंने कमांड पूरी कर दी। क्लियर हो गया? तो मोटर का मतलब है जो ब्रेन से सेंसेशन बॉडी पार्ट्स की तरफ आते हैं, मूवमेंट कराने के लिए जो सेंसेशन दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है आपको सारी चीजें? अब पढ़ते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्लियर हो गया? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कमेंट जरूर करें। कमेंट से ही हमें पता लगेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जरूरी नहीं है पॉजिटिव कमेंट हो, कमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज जानता हूं, या ऐसा भी नहीं है कि मैं सबको समझा सकता हूं। अपनी तरफ से स्टूडेंट्स में 100% प्रयास करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं जो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इंसान ही हूं, तो इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा नेग्लिजिबल करें। राइटिंग तो अपनी ज़्यादा सही नहीं है, तो इसलिए राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें और शब्दों पर जाएँ, और जो भी समझ में आ रहा है तो उसको नोट कर लीजिए एंड टू एंड, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात आती है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे पहला फंक्शन, देखिए 3 ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड के जो मैंने लिखे हैं। पहला फंक्शन है इट सेंड द मोटर कमांड टू ब्रेन फ्रॉम बॉडी। यार अभी अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये ब्रेन से बॉडी तक मोटर कमांड देता है और सेंसरी कमांड को बॉडी से ब्रेन तक ये रिसीव करता है। क्लियर हो गया? तो ये सेंसरी और मोटर दोनों ही कमांड को या दोनों ही इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये रिफ्लेक्स भी देता है। याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड का काम रिफ्लेक्स देना भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं और आपका किसी नुकीली चीज़ पर या गर्म जगह पर आपका हाथ या पैर लगा, तो जैसे ही किसी गर्म जगह पर या नुकीली जगह पर आपका हाथ या पैर लगता है तो आप उसको तुरंत से हटा लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब है किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन देना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन देना। याद रखना, क्या? एक्शन का रिएक्शन देना। ठीक है? एक्शन का रिएक्शन देना ये रिफ्लेक्स का काम है। तो ये कौन करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड करती है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।